अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 है आपका। टॉपिक एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक आपने जो केसेस किए हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन के किए हैं जब आपके पास कांस्टेंट टर्म हो और कांस्टेंट कोफिशिएंट हो। सेकंड जो टॉपिक हमने किया था उसमें आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट हो और वेरिएबल टर्म हो। आज जो आपका टॉपिक है वो है एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कि अगर आपके पास, पहले तो आपने कंडीशन मालूम करनी है कि एग्जैक्ट कब होगा। सेकंड, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसे किस तरह से एग्जैक्ट बनाया जाए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन है डी फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, y और t पे, इज इक्वल टू डावा f ओवर डावा y डिफरेंशियल ऑफ y प्लस डावा f ओवर डावा t डिफरेंशियल ऑफ t। अब यहाँ पे आपने कंडीशन क्या रखनी है, ये जो वैल्यू आपकी है डेरिवेटिव ऑफ डी एफ वाई, ये आपके पास बराबर होगा 0 के। यानी जो वैल्यू है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू 0। अगर ये आपके पास डेरिवेटिव 0 होगा तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास मौजूद होगी किसी भी कांस्टेंट के बराबर। तो यहाँ पे हमने ये दोनों कंडीशन रख दी है कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, टू वेरिएबल फंक्शन का 0 के बराबर होगा तो उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो किसी भी कांस्टेंट के बराबर होगी। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन, ये टर्म आपके पास 0 हो गई, सिर्फ आपके पास ये टर्म बची है जिसे कहते हैं टोटल डिफरेंशियल। हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी, इसको इज इक्वल टू 0 के बराबर। मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि 0 के बराबर हमने क्यों लिया है। वैल्यू है डावा एफ डिवाइड बाय डावा वाई, वो बराबर है एम के, और डावा एफ डिवाइड बाय डावा टी वो बराबर है एन के। तो ये जो आपके पास इक्वेशन 11 आई है, इस इक्वेशन को कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करे कि डावा एम डिवाइड बाय डावा टी बराबर है डावा एन डिवाइड बाय डावा वाई। ये कंडीशन आपके पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब यहाँ पे होता क्या है, आपके पास एक एग्जाम्पल है, उसमें आपने बताना है कि जो इक्वेशन आपको दी जा रही है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। लेट एफ एक फंक्शन है वेरिएबल टी और वाई का, बराबर है टी स्क्वायर वाई प्लस के। स्टेट द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इक्वेशन को लिखना है। हमने इक्वेशन लिख दी, फिर हमें उस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है। जब हम उस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, यानी हमने डेरिवेटिव लेना है फंक्शन ऑफ टी कॉमा वाई का, तो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा, इस साइड पे आपका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव आ गया 2y t dy। यानी हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है किसको, सिर्फ और सिर्फ y को, तो हमने यहाँ पे लिख दिया dy। सेकेंडली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमने यहाँ पे पहले y का डेरिवेटिव लिया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया dy। फिर हमने यहाँ पे t का डेरिवेटिव लिया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वाई स्क्वायर डी टी, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपकी इक्वेशन आई है वो आई है 2y t dy प्लस वाई स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे dy के साथ जो भी टर्म होगी उसे आपने m सपोज करना है। dy के साथ कोई भी वैल्यू है, और अगर dy आपके पास 2 या 3 टर्म्स में मौजूद है तो सबसे पहले आप उसमें से कॉमन लेंगे dy, और उसके बाद कॉमन लेने के बाद जो भी टर्म बचेगी वो आपके पास m कंसिडर होगी। तो यहाँ पे m आपके पास है 2y t, और आपके पास n मौजूद है वाई स्क्वायर। हमने क्या करना है, हमने m को और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t n y। अगर हम m को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2y, और अगर हम n को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तब भी हमें आंसर मिलेगा 2y। अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि
एम टी बराबर हो एन वाई के, तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट है। बेटा सबसे पहले तो यहाँ करेक्शन कर लें, ये इंटीग्रेट नहीं है, ये डिफरेंशिएट है। हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है m को विद रिस्पेक्ट टू t और n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने एग्जाम्पल के ऊपर जो m है उसको डिफरेंशिएट y के साथ, पार्शियल डिफरेंशिएट y के साथ किया हुआ है और n को t के साथ, तो मैम वहाँ पे भी करेक्ट कर दे। बेटा कहाँ पर? मैम ये एग्जाम्पल के ऊपर जहाँ पे वेयर m इज इक्वल टू, बेटा ये जी m यहाँ, की वैल्यू है, नहीं यहाँ सही लिखा हुआ है, ये m की खुद की वैल्यू है। m बराबर है पार्शियल ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, यानी देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल, और n बराबर है पार्शियल ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सही है। अच्छा हमें m को डिफरेंशिएट करना है, ये तो m की वैल्यू है, हमें m को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t सही है। और n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ओके मैम। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया तो जो आंसर आया वो इक्वल आया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना हर जगह इक्वल आए। अगर इक्वल ना आए तो क्या फिर बेटा क्या होगा? देखें, टॉपिक अभी कंटिन्यू है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो उसकी कंडीशन हमने डिस्कस करनी है। जी मैम, अगर इक्वल ही आए तो फिर हम उसे कहेंगे ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जी बिल्कुल, अभी एग्जैक्ट समझा रही हूँ, उसके बाद ये भी समझाऊंगी अगर इक्वल नहीं आएगा तो क्या करना है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो हमने जस्टिफाई किया कि जो इक्वेशन दी जा रही है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। जस्टिफाई करने के बाद अब आपने उसका सॉल्यूशन मालूम करना है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन कंसीडर की, एग्जैक्ट इक्वेशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू m dy प्लस n dt। m और n को हम डिफाइन कर चुके हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन करनी है, यानी इस साइड को भी इंटीग्रेट करना है और इस साइड को भी इंटीग्रेट करना है। हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ t dt। अब यहाँ पे एक चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये, n का जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, उसमें x t भी मौजूद है, उसमें y भी मौजूद है। तो आपने क्या करना है, जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे एक टेक्निक अप्लाई होती है कि हम पूरे के पूरे n को इंटीग्रेट नहीं करते बल्कि पूरे n में से उस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ t का फंक्शन हो। इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर n dt नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप n को कंसीडर करेंगे मीन्स आप सारी टर्म्स इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें y भी मौजूद है और t भी मौजूद है। हमें सिर्फ और सिर्फ n में उन टर्म को सिलेक्ट करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ t हो। तो यहाँ पे n dt की जगह मैंने लिखा है फाई ऑफ t, यानी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन किसका होना चाहिए, t का विद रिस्पेक्ट टू dt। ये आपके पास इक्वेशन 12 है। ये आपके पास सॉल्यूशन मालूम करने का तरीका है कि अगर आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, हियर फाई ऑफ टी इज द पार्ट ऑफ n, n में से ही लेंगे आप, लेकिन वो टर्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ t हो। वी ड्रॉप ऑल द टर्म दैट कंटेनिंग y, जो y वाली टर्म्स होंगी हम उन सबको निग्लेक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल देखें, सॉल्व द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है t प्लस 2y dy प्लस y प्लस 3t स्क्वायर dt इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें चेक करना है ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। उसके बाद अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद इक्वेशन 11, हमने इक्वेशन 11 से इसे कंपेयर करना है ताकि हमें पता चले n की क्या वैल्यू है और m की क्या वैल्यू है। हमें पता चला m आपके पास बराबर है
मैंने कहा था डी वाई के साथ जो टर्म होगी वो m होगी, तो m बराबर है t प्लस 2y के और n बराबर है y प्लस 3t स्क्वायर के। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू t, n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, यहाँ t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो डावा m ओवर डावा t आपके पास आया है 1 के बराबर। और अगर आप इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे y का जो डेरिवेटिव है वो है 1। तो हमारे पास कंडीशन आई कि दोनों के दोनों डेरिवेटिव किसके बराबर है, 1 के, तो इक्वेशन है एग्जैक्ट। अब अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हमें निकालनी है इसकी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। सो द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। नाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 12। अब हमने इक्वेशन 12 यूज करनी है। इक्वेशन 12 की हमने स्टेटमेंट रखी, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dy, m की वैल्यू t प्लस 2y है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ t, यानी n में से सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन को लीजिए जो कि t पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास आ गया 3t स्क्वायर dt। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बराबर है c के। आप बिल्कुल स्टार्ट में देखें, डेरिवेटिव अगर ये स्टेटमेंट अगर डेरिवेटिव 0 के बराबर है तो फंक्शन की इंटीग्रेशन c के बराबर होगी। तो यही के लॉस यूज करते हुए हमने नीचे रिजल्ट अप्लाई किया है। यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास फंक्शन आ रहा है, फंक्शन t ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ हमने इस पूरे को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, तो t के साथ भी y इंक्लूड हो जाएगा और 2y के साथ भी पावर रूल अप्लाई होके 2y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ हमें इंटीग्रेशन लेनी है 3t स्क्वायर की, तो आपके पास हो गया 3t क्यूब डिवाइड बाय 3। फंक्शन की वैल्यू बराबर है c के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन आई है वो आई है टी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस टी क्यूब इज इक्वल टू सी। ये आपके पास आंसर है। मैम ये 2y स्क्वायर पावर में मतलब 2y पे पावर कैसे लगे है? बेटा पावर रूल इंटीग्रेशन का ये है कि अगर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो और फंक्शन पे कोई ना कोई पावर हो तो आप उस पावर में 1 प्लस करते हैं और उसी को डिवाइड करते हैं। जैसे अगर n+1 पावर है तो आपके पास डिवाइड में भी n+1 आएगा। अगर आपके पास n पावर पहले थी फंक्शन की और आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेशन में वो n के साथ +1 आएगा। इसी तरह से जो आपकी यहाँ पे पावर गिवन है y की पावर है 1 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ऊपर भी 2 आएगा, नीचे भी 2 आएगा। बेटा अब आपके पास टॉपिक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या होता है, अगर आपके पास इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और आपने उसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है तो एक फैक्टर मल्टीप्लाई किया जाता है पूरी इक्वेशन से, उस फैक्टर को कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डेफिनेशन है, इफ द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट then it can be made exact by multiplying every term of the equation by a particular common factor. Such factor is known as integrating factor. Example, consider the differential equation 2t dy plus y dt is equal to 0. State whether the equation is exact or not. Solution है, हमने यहाँ पे सबसे पहले assume करना है what is the value of m and what is the value of n. अगर हम आइडेंटिफाई कर लें m क्या है n क्या है तो हमें इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, m को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अगर हम इस फंक्शन का m का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और अगर हम फंक्शन n का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब एक आंसर आपके पास 2 आ रहा है, दूसरा आंसर आपके पास 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और अगर ये
कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो जो इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होगी। तो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें पता चल गया कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब नहीं है तो किस तरह से एग्जैक्ट बनानी है वो तरीका देखें। मेथड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपने इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको जनरल इक्वेशन यूज करनी है, dy ओवर dt प्लस u ऑफ y इज इक्वल टू w। u आपके पास फंक्शन ऑफ t है, w भी आपके पास फंक्शन ऑफ t है। हमने इस इक्वेशन को m dy प्लस n dt के फॉर्मेट में लिखना है। बेटा यहाँ इक्वेशन आपके पास है dy ओवर dt, जनरल इक्वेशन बता रहे हूँ, प्लस u ऑफ y इज इक्वल टू w। आपने यहाँ से t को ख़त्म करना है। ये जो आपके पास dt की वैल्यू है ये आपने यहाँ से ख़त्म करनी है। जो वैल्यू आपको ख़त्म करनी होती है आप उसे किस तरह से ख़त्म करते हैं? हमें यहाँ से डेल्टा t को ख़त्म करना है। आप लेंगे एलसीएम dy डिवाइडेड बाय dt प्लस, क्योंकि आप एलसीएम ले रहे हैं तो नीचे वाला जो dt होगा वो u ऑफ y वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी dy प्लस, क्योंकि y देखें आपके पास सिंपल एक फंक्शन का वेरिएबल है और u ऑफ t यानी फंक्शन t का है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे u के साथ dt लिखेंगे या आप इसे ऐसे ही रहने दें, uy dt और ये जो dt डिवाइड कर रहा था वो w की तरफ आएगा यानी राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास हो जाएगा w dt। अब ये वैल्यू जो यहाँ एडिशन की है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाके सब्ट्रैक्शन की हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास रहा dy, यहाँ आपके पास आ गया प्लस uy माइनस w ब्रैकेट, क्योंकि दोनों के पास दोनों में dt कॉमन था तो हमने यहाँ पे ले लिया dt इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये आपकी उसी फॉर्मेट में आ गई है जिस इक्वेशन फॉर्मेट में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ पे m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू आपके पास है
ये आपके पास m और n की वैल्यूज आ गई और इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को जो dy ओवर dx की फॉर्म में दी जाए या dy ओवर dt की फॉर्म में दी जाए उसे एग्जैक्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 11 की फॉर्म में लिखा। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है dy प्लस u ऑफ y माइनस w dt इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ये है, यानी यहाँ पे y के साथ जो भी वैल्यू होगी u की वो आपके पास एक्सपोनेंट के ऊपर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर है एक्सपोनेंट पावर इंटीग्रेशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dt। अब आपने क्या करना है, आपके पास जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपने उसे पूरी इक्वेशन से जो आपके पास गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई करवाना है। यानी हमने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को i को इधर भी मल्टीप्लाई करवाया है, इधर भी मल्टीप्लाई करवाया है और 0 से भी मल्टीप्लाई करवाया है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो ये आई है। यहाँ पे पहले m की वैल्यू 1 थी, अब m के साथ हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा दिया है। यहाँ ये n की वैल्यू थी, n के साथ भी हमने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा दिया और 0 से किसी भी नंबर को या किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें वो 0 के बराबर ही रहेगा। यहाँ पे m की वैल्यू डिफाइन की, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद m की वैल्यू आपके पास हो गई एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन ऑफ u dt एंड n की वैल्यू आपके पास हो गई है इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dt मल्टीप्लाई बाय u ऑफ y माइनस w और फाई ऑफ y, क्योंकि हम n की फुल इंटीग्रेशन नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ उस कंपोनेंट को लेते हैं जिसमें t मौजूद हो, तो हमारे पास फाई ऑफ t बराबर है माइनस w एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dt। अब ये तीनों वैल्यूज हमने रख दी। m हमें पता चल गया m किसके बराबर है, n हमें पता है n किसके बराबर है, लेकिन n में से हमें सिर्फ और सिर्फ t का फैक्टर लेना है, तो फाई ऑफ t वो t का फैक्टर है। बाय यूजिंग इक्वेशन 12, अब इक्वेशन 12 को यूज करते हुए हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये आपके पास जनरल इक्वेशन, सॉल्यूशन मालूम करने के लिए एग्जैक्ट इक्वेशन का ये वैल्यू सेम, m की जगह m की वैल्यू रखी, फाई ऑफ t की जगह फाई ऑफ t की वैल्यू रखी, इसको इंटीग्रेट किया। यहाँ पे जस्ट डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा फंक्शन ऑफ t, y। यहाँ पे आप जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्योंकि फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y है और ये पूरा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो आपने क्या करना है, इसे एज अ कांस्टेंट ले लेना है और y की इंटीग्रेशन लेनी है, तो आपके पास यहाँ पे y और कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, प्लस सेम रहेगा। ये पूरा फंक्शन आपका क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आपने t ही सॉल्व करना है, ये सेम रहेगा जब तक कि आपको पता ना हो कि t का फंक्शन कौन सा है। एफ टी कॉमा वाई बराबर है किसी भी कांस्टेंट के, तो यहाँ हमने c लिख दिया, ये पूरी वैल्यू आपकी सेम रहेगी। यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस माइनस माइनस और ये फंक्शन सेम। हमें वैल्यू चाहिए y की, y को यहीं रहने दें, ये जो फंक्शन यहाँ पे माइनस का है उसे लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। आपके पास वैल्यू है y एक्सपोनेंट ऑफ इंटीग्रेशन u ऑफ dt इज इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w e इंटीग्रेशन ऑफ u dt विद रिस्पेक्ट टू dt। अब जो चीज़ यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर रही है वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड करेगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंट की जो साइन है वो माइनस हो गई है। ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद, और अगर आपको याद हो तो ये हमने सॉल्यूशन लास्ट लेक्चर में भी किया है। y इज इक्वल टू e माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u dt c प्लस, वहाँ पे हमने कांस्टेंट a यूज़ किया था, इससे डिफरेंस नहीं पड़ता कि आप कांस्टेंट को क्या नाम दें, c दें, b दें या a दें, लेकिन कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ w e
इंटीग्रेशन ऑफ u dt होल dt। इक्वेशन 10 में भी आपको यही रिजल्ट मैंने लिखवाया था और आपको बताया था कि जब हम एग्जैक्ट इक्वेशन करेंगे तब हम ये रिजल्ट डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला है सारा जो हमने बनवाया है, जी ये फार्मूला है y इज y y की जो वैल्यू बनी। जी y इज इक्वल टू e माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u dt ब्रैकेट कांस्टेंट टर्म चाहे वो आप a की फॉर्म में लें या c की फॉर्म में लें प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना था जैसे कि आपने यहाँ पर कहा कि हमने y को फाइंड करना था, जी तो मैम ये हमें क्वेश्चन में अगर मेंशन किया जाएगा कि हमने y को फाइंड करना है या t को फाइंड करना है? बेटा सॉल्यूशन हमेशा इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब भी आप सॉल्यूशन निकालते हैं ना वो आप डिपेंडेंट का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। अब यहाँ आप देखें ये जो पूरा फंक्शन है उसमें इंडिपेंडेंट टर्म्स ही यूज हो रही हैं। फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है, Yes, इंटीग्रेशन ma'am. विद रिस्पेक्ट टू dt। तो dt बेसिकली आपके पास है क्या, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। बेटा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 4y क्यूब t dy इज प्लस ब्रैकेट 2y पावर 4 प्लस 3t dt इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, सबसे पहले मैंने आपको जो बताया उसके हिसाब से आपने m को और n को सेपरेट करना है। इस इक्वेशन को कंसीडर करने के बाद आपने क्या करना है, पहले तो बताना है एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक, एग्जैक्ट होना या ना होना इस पे आपका सॉल्यूशन बेस करता है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करने हैं और फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब हमें m को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, n को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। अगर हम m को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, बेटा मैं नीचे इधर सबस्क्रिप्ट शो नहीं होगी तो मैं स्मॉल t बना रही हूँ, आपको पता चले कि पार्शियल m का विद रिस्पेक्ट टू t से आप डेरिवेट कर रहे हो। तो यहाँ पे पार्शियल ऑफ m डिवाइड बाय पार्शियल ऑफ t को हमने mt लिया है, ये किसके बराबर है, अगर आप इस पूरे वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेंगे, t 1 हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4y क्यूब। अब आपने n का डिफरेंशिएट लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, आप y को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे 4 पहले आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आपके पास हो गया 8 y पावर 3। टू पहले से आपके पास मौजूद था और डिफरेंशियल आपके पास आ गया 4y पावर 3। अब आप देखें mt बराबर नहीं है ny से। अब यहाँ से सबसे पहले हमने कंक्लूड कर दिया mt और ny बराबर नहीं है, तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। अब अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट स्टेप में तो हमने सिर्फ और सिर्फ बताया ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अब हमें मालूम करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बेटा वेट, आप लोग के पास ये क्वेश्चन है पेज नंबर 491 में। यहाँ पे कहा जा रहा है आर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे टी वाई और वाई स्क्वायर यूज करना है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर खुद नहीं निकालोगे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज करोगे। आप ये लाइन नहीं यूज करेंगे, ये मैं काट देती हूँ। इस लाइन को आपने यूज नहीं करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमने जस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर टी वाई या फिर वाई स्क्वायर लेना है। सबसे पहले हमने पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करना है टी।
आपने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है t से। यहाँ पे दोबारा चेकिंग से हम बच गए, हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि हम ये जो क्राइटेरिया है चेक करने का वो पहले कर चुके हैं इससे प्रीवियस सेशन में। अब हमने डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अप्लाई करना है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? एक ऑप्शन है कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर t यूज करें। दूसरा ऑप्शन है कि अगर t से भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही तो आप y यूज करें। थर्ड ऑप्शन है लास्ट कि अगर y से भी नहीं हो रही तो आप y स्क्वायर लगाएं एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ ट्राई t y एंड y स्क्वायर एज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये सवाल में आपको दिए जा रहे हैं। अगर हम t को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2y⁴ t, और यहाँ आपके पास हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब देखते हैं अब हमारे पास m की क्या वैल्यू और n की क्या वैल्यू है। m इज इक्वल टू, अब m की हमारे पास वैल्यू है 4y⁴ t⁻2, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है? हमने अब m को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। m t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट होगा और n विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट होगा। और नाउ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है। अब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई है। एग्जैक्ट होने के बाद अब आपने फाइंड आउट करना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। बल्कि डायरेक्टली हम फाइनल इक्वेशन यूज करेंगे। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है m आपके पास किसके बराबर है, आपको पता है n आपके पास किसके बराबर है। इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज को पुट करना है। अब सवाल के हिसाब से अगर आप वैल्यूज देखें तो आपको y की वैल्यू पता लगानी है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जहाँ पे भी ये बात आ रही है यानी ये आपके पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास है t, तो वो आप यहाँ पे यूज करेंगे और अपना फाइनल आंसर देंगे। आपने ये एक्सरसाइज नंबर 15.4 आपकी असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है और इस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। आज की क्लास में अपनी यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ।